आप सब। उम्मीद है कि सीटेट का प्रिपरेशन ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज की इस सेशन में हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह मत रो। लड़के रोते नहीं। यह कथन दर्शाता है लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक निष्पक्षता या लैंगिक स्वतंत्रता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। जैसे जब कहा जाता है कि लड़की रोती नहीं, तो यह समाज की सोच को दिखाता है कि लड़की रोए तो ठीक और लड़का रोए तो गलत। मीन्स लड़की खाना बनाए तो ठीक, लड़के खाना बनाए तो गलत। लड़के काम करें तो ठीक, लड़की काम करे तो गलत। ये जब हम दो आ, मेल और फीमेल में हम जेंडर वाइज करते हैं, जैसे भेद करते हैं, तो इसे ही कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। छात्रों में प्रतिस्पर्धा का जोर दिया जाना चाहिए, या ज्ञान निर्माण के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, या छात्रों को अंक के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। तो इसमें देखिए वर्गीकृत हमने टैग वर्ड में पढ़ाया है, एक वीडियो हमारा है टैग वर्ड का, उसमें देखिएगा। जहाँ पर वर्गीकृत यानी किसी भेदभाव कहीं से डिवाइड करने की बात हो तो वो नेगेटिव, ये ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। प्रतिस्पर्धा या कहीं आ जाए वो भी नेगेटिव माना जाता है, वो भी ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। तो हमारा शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और ज्ञान निर्माण के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। तो देखिए अवसर जब बच्चा अवसर पाएगा, वह खुद से सीखेगा, खुद से सवाल करेगा। जैसे उसे प्रोजेक्ट मिल गया, कोई डिबेट हो गई क्लास में, कोई किसी बात पे चर्चा हो गई, समूह में कार्य हो गया, तो ये सब चीज़ें आप उसके ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर प्रदान दिए जाएंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक शिक्षक जब शिक्षक संकेत देकर बच्चों को समझने में मदद करता है, तो यह किसका उदाहरण है? हतोत्साहन का, स्कैफोल्डिंग का, दंड का या उपेक्षा का? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। जब शिक्षक संकेत देकर बच्चों को समझने में मदद करता है, जैसे बच्चा कोई मैथ का सवाल लगा रहा है, उसे थोड़ा सा हिंट दे दिया टीचर ने, अब वो उस क्वेश्चन को पूरा कर दिया थोड़े से हिंट से, तो इसे ही इसके फोल्डिंग कहते हैं। कि मतलब थोड़ा सा मदद पाके कोई कोई किसी से मदद, जैसे उसकी फैमिली हो गई, फ्रेंड हो गए, पेरेंट्स हो गए, थोड़ा सा बच्चा मदद पाया और किसी कार्य को कर दिया, तो उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन है, परिवार प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, विद्यालय प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, मित्र माध्यमिक समाजीकरण का माध्यम है, या मीडिया समाजीकरण का भाग नहीं है। तो इसमें प्राथमिक परिवार जो होता है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही बोलना चालना सीखता है और बाद में अपनी मतलब समाज सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ही प्रकार की होती है या सभी में समान बुद्धि होती है? बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं या बुद्धि केवल आईक्यू से मापी जाती है?
तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। मतलब कि कोई बच्चा अच्छा गाना गा सकता है, कोई बच्चा मैथ में तेज होगा, कोई बच्चा साइंस में तेज होगा। मीन्स बुद्धि अनेक प्रकार की, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होगी। कोई किसी एरिया में अच्छा होगा, कोई किसी एरिया में अच्छा होगा। तो इस बहुबुद्धि के सिद्धांत यही चीज़ कहती है। कोहल वर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति के लिए कार्य करना किस प्रकार, किस अवस्था को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत या नैतिक परंपरागत? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा परंपरागत अवस्था। जब बच्चा समान की स्वीकृति के लिए सही काम करता है तो वह हमारी परंपरागत अवस्था होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण है समाजीकरण उपकरण, प्रेरणा, सांस्कृतिक उपकरण, प्रेरणा, स्मृति या अनुकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। जैसे भाषा, संगीत, समाज सीखने में मदद करते हैं, तो ये हमारे सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का आधार है स्कीमा, प्रेरणा, संवेदना या अनुकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा जो हमारी किसी मतलब कोई सोच जो पहले से हमारे दिमाग में रहती है। जैसे मोटी बात, कोई चीज़ हमारे इंसिडेंट कोई माइंड में मेरे हो गया, इन फ्यूचर मेरे पास्ट में हमारा कोई ऐसी घटना हो गई जो हमारे माइंड में हमेशा रहती है। तो यदि वैसा इंसिडेंट फिर हुआ तो वो हमारे माइंड में रिपीट कर जाती, उसी स्कीमा कहते हैं। तो पूर्व संचालन अवस्था की विशेषता है अमूर्त चिंतन, केंद्रीकरण, तर्कशील तर्कशीलता या संरक्षण। तो पूर्व संचालन अवस्था की विशेषता है हमारा केंद्रीकरण। बच्चा एक ही बात पर ध्यान देता है, जैसे लंबा गिलास में ज़्यादा पानी आता है, छोटे गिलास में कम पानी आता है। चाहे अब जैसे लंबा गिलास अब पतला गिलास है तो उसके दिमाग में कि ज़्यादा आएगा, बट वो मान लीजिए पतला है तो उसमें तो कम आना चाहिए, बट उसके दिमाग में फिक्स हो गया है कि लंबा है तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा ही आएगा। और कोई छोटा है जैसे वो उसका थोड़ा मोटा वो गिलास है, अब उसमें तो पानी ज़्यादा आएगा भले ही छोटा लंबाई में है। तो लेकिन बच्चा एक प्रकार से वो अपने मानसिक एक बात तय कर लिया है कि बड़ा है तो उसमें ज़्यादा ही पानी आएगा। विकास के बारे में सही कथन है सभी में समान गति से विकास होता है, केवल बचपन में होता है, आप बहुआयामी होता है, केवल शिक्षा से आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बहुआयामी होता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार से हमारा विकास होता है। विकास का सही क्रम है तो हमारा ऑप्शन है संवेदी, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, मूर्त या संवेदी, मूर्त, अमूर्त, संवेदी या अमूर्त, संवेदी या मूर्त। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा संवेदी। पहले देखना व छूना, मतलब पहले हमारी सेंसिटिविटी आती है
फिर उसके बाद सोचना, फिर तर्क करना। समावेशी शिक्षा में विविधता को देखा जाना चाहिए समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, शिक्षण अवसर के रूप में, या असफलता के रूप में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक अवसर के रूप में, क्योंकि यदि अलग अलग एरिया से बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारे अदर स्टेट से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, मान लीजिए एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, तो हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, अलग अलग उनकी कल्चर को सीखने को मिलेगा। तो समावेशी कक्षा में विविधता को देखा जाना चाहिए एक शिक्षण अवसर के रूप में, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा उससे। समावेशी कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए प्रतिस्पर्धा पर, व्यक्तिगत क्षमता के विकास पर, रैंक पर, या अंकों पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें हर छात्र की क्षमता को बढ़ाना, ये समावेशी कक्षा की सोच होनी चाहिए और इस पर जोर दिया जाना चाहिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सभी शब्द हैं, सही शब्द हैं विकलांग, अपंग, दिव्यांगजन या अशक्त। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्यांगजन। इसे आप रट लीजिएगा, ये फिक्स है। इसमें जो है अधिनियम 2016 में ये लिखा गया है दिव्यांगजन। तो सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थी के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसंवेदी विधि अपनाना चाहिए, लचीली शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, कठोर शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, या व्यक्तिगत योजना बनानी चाहिए। तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन है सीखने में कठिनाई वाले बच्चे जो मतलब सीख नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो बहुसंवेदी विधि अपनाना चाहिए, लचीली विधि ये भी अपनाना चाहिए, थोड़ा हल लेवल हल्का सा डाउन करके समझाना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हम पढ़ा रहे हैं तो हल उसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा लो, जैसे कैलकुलेशन का हम क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं उसे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको लेवल को बढ़ाते जाएं। कठोर शिक्षण पद्धति अपनाना चाहिए, नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि उन्हें लचीला तरीका होना चाहिए, कठोर नहीं। सृजनात्मकता की पहचान है रटंत स्मृति, अपसारी चिंतन, ज्ञान की कमी, या आलस्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, अपसारी चिंतन। एक प्रश्न के कई तरह से सोचना, ये अपसारी चिंतन कहा जाता है इसे। तो ये सृजनात्मकता की पहचान है। विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भेदभाव करना चाहिए, विविध उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, केवल पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए, या एक ही पद्धति अपनानी चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा विविध उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो हमसे जुड़े रहें, हमसे अटैचमेंट फील करें। समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है रटने से, डर से, दंड से, या तर्क और उदाहरण से। तो समस्या समाधान ये हमारी तर्क से बढ़ती है और उदाहरण देने से। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है, इस
समस्या समाधान में बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो इससे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, यानी सोचने का, सोच कर उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता है तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो तर्क और उदाहरण, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की प्रेरणा बनी रहती है भय से, लक्ष्य निर्धारण से, दबाव से या सजा से। तो ये हमारा लक्ष्य निर्धारण से, लक्ष्य होने से, जब हमारा लाइफ में टारगेट होता है तो किसी चीज़ को करने में मन लगता है। तो ये मतलब जैसे हम हमारा गोल है कि सीटेट हम कैसे भी करके पास कर लें, तो ये हमारा गोल है, हम उसके लिए आ, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो ये हमारा गोल है और उसको पाने के लिए हम दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं और ये हमारी प्रेरणा बनी रहती है। लज्जा या शेम सीखने में सहायक है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, प्रेरणा डालती है, आवश्यक भावना है। तो ये हमारा नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि यदि बच्चा किसी क्वेश्चन को पूछने में टीचर से शर्म महसूस करेगा, डर महसूस करेगा, तो वह अच्छे से सीख नहीं पाएगा और उसका जो डाउट रहेगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे प्रभावी अधिगम का तरीका है रटना, अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना, नकल करना, केवल सुनना। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा संबंध बनाकर। जैसे इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा संबंध बनाना अवधारणाओं के बीच। जैसे बच्चा समझ कर और ज़्यादा पढ़कर वो ज़्यादा असरदार होगा, और वो किसी चीज़ से रिलेट करके जब पढ़ेगा तो उसकी जो है अवधारणा बन जाएगी और उसके बीच में संबंध बन जाएगा। तो ये एक प्रभावी अधिगम है। रटना नेगेटिव है, नकल करना नेगेटिव है, केवल सुनना ये भी नेगेटिव है। जैसे किसी क्वेश्चन में यदि केवल आ जाए, रटना आ जाए, कॉपी करना, ये तो सब नेगेटिव हैं, ये कभी सही ही नहीं हो सकते ये ऑप्शन। शिक्षक को विद्यार्थी की गलतियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? दंड देने हेतु, सीखने की प्रक्रिया हेतु, तुलना करने हेतु, अंक घटाने हेतु। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया समझने हेतु, क्योंकि गलती से ही सुधार होता है। बच्चों के लिए सीखना कठिन होता है जब जानकारी असंगठित हो, सीखना सामाजिक हो, बहुसंवेदी हो या उदाहरण दिए जाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, जब जानकारी असंगठित हो, यानी क्रम से ना होने पर हमारे उसे सीखने में कठिनाई महसूस होगी। अब पता चले कि यदि हम किसी बच्चे को अच्छे से, जैसे फॉर्मूला फॉर्मूला हम बताए ही नहीं बच्चे को, अब उसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करना आना शुरू कर दें, बाद में कहें कि फॉर्मूला बताएंगे, तो जब हम क्रम से पहले फॉर्मूला बताएं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएँ, वो एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत बताएं, तो उससे बच्चे को पहले एक क्रम से जानकारी दी जाए, तो वो धीरे तब उसे ईजिली वो सीख सकता है। सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है अधिक तनाव, मध्यम उत्तेजना, भय या निष्क्रियता। तो इसमें हो जाएगा मध्यम उत्तेजना। इसमें ना बच्चा तनाव फील करता है और ना ही बहुत लेजी या बहुत आलसी। तो यह सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना शिक्षक द्वारा दिया जाता है,
विद्यार्थी स्वयं निर्माण करता है, पुस्तकों से होता है, रटने से होता है। ये ऑप्शन गलत। अब हमारे बचे 3 ऑप्शन। 3 में से जब बच्चा विद्यार्थी स्वयं निर्माण करता है, जहाँ हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग रचना की बात कही जाएगी, तो हम पहले देखेंगे बच्चा यदि स्वयं आ, बच्चा किसी काम को यदि स्वयं कर रहा है, खुद से सीख रहा है और शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा। सीखने के लिए सही विश्वास है। योग्यता बदली जा सकती है, योग्यता स्थिर होती है, प्रयास व्यर्थ हैं या असफलता अस्थायी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, योग्यता बदली जा सकती है। ये ए ऑप्शन। क्योंकि अभ्यास से ही सुधार संभव है। कोई कितना भी गड़बड़ हो, यदि वो अभ्यास कर रहा है तो धीरे धीरे वो उसकी नॉलेज होगा, उसकी योग्यता बढ़ेगी और वो धीरे धीरे सीखेगा। आस अवधारणात्मक समझ बढ़ती है प्रतिस्पर्धा से, संवाद से और खोज से, रटने से या भय से। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। प्रतिस्पर्धा गलत है। हमारा ये बचा बी ऑप्शन, ये सही है। ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा संवाद करेगा, इंटरेक्शन करेगा टीचर से, तो उसके डाउट सॉल्व होंगे, वो क्वेश्चनिंग करेगा और टीचर उसका रिप्लाई करेगा, तो उसके डाउट सॉल्व होंगे। जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो यह दर्शाता है अपरिपक्वता, आत्मनियमन, मानसिक विकार या भ्रम। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्मनियमन। बच्चा खुद को निर्देश देता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है तुलना करना, आवश्यकता की पहचान करना, पुरस्कार देना या वर्गीकरण देना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवश्यकताओं की पहचान करना। जैसे सुधार के लिए मूल्यांकन जरूरी है। हम्म तो ये हमारी आवश्यकता है, सुधार जो है हमारी आवश्यकता है। तो मूल्यांकन सुधार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि आवश्यकता मतलब हमारी क्या गोल है, ये पहले डिसाइड हो जाए, हमारी आवश्यकता क्या है। तभी तो हम, जैसे मान लीजिए अब हमारा गोल क्या है, सी टेट पास करना, तो हम जब तक ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, तो रिजल्ट पे थोड़ी ना पहुंचेंगे। पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें इतना, हमें 120 नंबर लाना है, 130 लाना है। जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा तब तक हम वहाँ तक मेहनत ही नहीं करेंगे। पहले हमारी आवश्यकता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मूल्यांकन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करेंगे। बच्चा विकास प्रभावित बाल विकास प्रभावित होता है केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, दोनों के संयुक्त प्रभाव से या किसी से नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों से, यानी आनुवांशिकता से भी और पर्यावरण से भी। तो आज के लिए इतना ही। और हमने सीडीपी का एक प्रैक्टिस सेट और भी इससे पहले डाला था। यदि ये वीडियो आपको सही लगे हो तो उसे ज़रूर देखिएगा, और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।